अभी तक हम बात कर ली थी हमने स्कूल लेवल पे कि एग्जामिनेशंस कैसे कंडक्ट करवानी चाहिए, किस तरीके से एग्जामिनेशंस होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जामिनेशंस किस तरीके से होंगी। तो जो यूनिवर्सिटी में या फिर प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वहां पर एडमिशन लेने के लिए मैंने आपको बताया कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये जो टेक्निकल कोर्सेज हैं या फिर प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं ऑल इंडिया लेवल पे इसकी एग्जामिनेशंस होनी चाहिए, यानी कि एग्जाम्स ऑल इंडिया लेवल पे होने चाहिए ताकि सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। ईच यूनिवर्सिटी विल प्रिपेयर ब्रॉड गाइडलाइंस। जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज से क्या होते हैं, बाकी कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी कि किस तरीके से जो एक कॉलेज है या डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, ठीक है, तो उन्होंने किस तरीके से रन करना है अपने प्रोग्राम्स को, या ग्रेडिंग किस तरीके से करनी है। एक बात मैंने आपको बता दी कि मार्क सिस्टम की जगह जो नंबर देते थे, नंबर सिस्टम की जगह ग्रेड सिस्टम आपने यूज करना है या क्रेडिट यूज करने हैं। ठीक है। मार्किंग इस तरीके से करनी है। और जो एंट्रेंस टेस्ट होगा या तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन में या फिर प्रोफेशनल में भी हमने बात की, तो वो क्या होगा कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके द्वारा प्रमोट किया जाएगा, उनके द्वारा ही एनकरेज किया जाएगा। अब भी आप देखते होंगे कि यूजीसी की गाइडलाइन के अंदर ही सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी हैं, यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो काम करती हैं। तो ये उन्होंने रिकमेंड किया कि इस तरीके से काम होना चाहिए। और नेशनल इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज करना चाहिए यूनिवर्सिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, और एंट्रेंस टेस्ट किस तरीके से एडमिनिस्टर करने हैं इसके लिए भी उनका यूज होना चाहिए। तो अभी तक आपने जान लिया कि जो इवेल्युएशन है वहां पर यूनिवर्सिटी लेवल पर जो इवेल्युएशन सिस्टम होगा, एक तो यूनिवर्सिटी का उसमें ज्यादातर रोल रहेगा, और यूनिवर्सिटी के रोल के साथ साथ बाकी कैसे काम करना है वो भी अभी आपने जान लिया। कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी, और साथ में ये कंक्लूड भी करना चाहूंगी मैं इस लेक्चर को। इसी में ही हम कंक्लूजन भी देखेंगे, साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। Emphasis will be laid on testing of expected level of achievement of a variety learning objectives in order to ensure due to importance of higher abilities of understanding, applications, analysis, synthesis, judgmental and parallel parameters and not only to memory। एक बात ध्यान रखनी है आपने, इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करते थे, देखो स्कूल में ही अगर बात करते हैं या फिर आपका ही कोर्स है तो ये कहा जाता है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग, अच्छा आपका ये सिलेबस है तो आप क्या करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कुछ क्वेश्चंस को रट लेंगे। वो चांस वाला एग्जामिनेशन नहीं करना है, उससे हटके रोट मेमोरी नहीं बनानी है, मेमोराइजेशन रोट मेमोराइजेशन जो बन जाती है वो काम नहीं करना है। उसके उससे हटके एग्जामिनेशंस का जो रूप है, रंग ढंग है, वो उस तरीके से होना चाहिए जो हमारी हायर थिंकिंग एबिलिटीज हैं या हमारी हायर एबिलिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, ठीक है, जजमेंटल या पैरेलल पैरामीटर्स जो आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भी जाना था, तो उनको भी डेवलप करना है। ठीक है, रटना नहीं है हमने कि 2 क्वेश्चन रट लिए और पेपर में वो चांस से वो पेपर आ गए और उस बच्चे ने 100 में से 90 मार्क्स ले लिए तो वो इंटेलिजेंट हो गया, और जिसने बाकी पूरा सिलेबस पढ़ा है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो सारी की सारी एबिलिटीज को आप जान सके, माप सके, ऐसी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सेमेस्टर सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस एट secondary stage and onward should provide for flexibility in combination of course and accumulation of credit to enable people to proceed at their own pace resulting in upward and horizontal mobility of students across the country। यानी कि सेमेस्टर सिस्टम में जो सिलेबस है उसको तो तोड़ना है आपने, वो तो आपको पता ही है कि सेमेस्टर में पूरा जो सिलेबस है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसी के थ्रू पूरी की पूरी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है, और बच्चों को क्या है, बर्डन भी फील नहीं होता है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म में ये भी ध्यान रखा गया था कि बच्चे ज्यादा बर्डन फील ना करें। बच्चे स्ट्रेस ले लेते हैं ना बहुत ज्यादा कि अच्छा पेपर है हमारे, हमने ये काम करना है, हम फेल हो जाएंगे, तो आपने कितने ही केसेस ऐसे देखे हैं जहां पर वो सुसाइड कर लेते हैं। अब सेमेस्टर सिस्टम में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके वो पिछली कक्षा में रह जाते हैं, किसी पेपर में उनके मार्क्स कम आते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं उस पेपर में, लेकिन आगे वो
उनको मौका दिया जाता है कि आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लो और साथ में उस चीज को आप कवर कर लेना। लेकिन पहले क्या होता था, अगर आप फेल हैं तो फेल हैं, आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखो यहाँ पर कि जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म होगी, एग्जामिनेशन रिफॉर्म सेंटर विल बी एस्टेब्लिश एट द यूजीसी गाइडलाइन, यूजीसी की गाइडलाइन और यूजीसी की कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। और ये देखो यूनिवर्सिटी लेवल के जो भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म या इवेल्युएशन के काम होंगे वो यूजीसी को उसका कार्यभार सौंप दिया गया। लेकिन साथ साथ स्कूल लेवल की तो हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल लेवल पे जो काम किया है वो किया है एनसीईआरटी ने। सुना होगा आपने नाम, एनसीईआरटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी स्कूल लेवल के जो फंक्शन होंगे स्कूल स्टेज पे, उसकी देखरेख एनसीईआरटी की उसमें होगी, एनसीईआरटी के तहत ही काम उनका चलेगा। Appropriate courses in examination reform will be developed by IGNU, Indira Gandhi National Open University, through distance education mode in collaboration with NCERT for large training at different kind of level of personnel। ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेशन थी कि जो अलग अलग कोर्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म के बारे में जो डेवलप किए गए थे वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड में तैयार किए गए थे। किसके कोलैबोरेशन के साथ, एनसीईआरटी के तहत। कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए गए थे, मतलब एक सेटअप बनाया जाए ताकि पूरा का पूरा जो काम है एक कोऑर्डिनेशन में चले, इंटीग्रिटी हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ कुछ रहे हैं, पेपर किसी और चीज के हो रहे हैं, असेसमेंट किसी और चीज की हो रही है, एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए साथ में जो भी आपका काम चला हुआ है उसका। डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है डिसेंट्रलाइज के थ्रू। स्ट्रॉन्ग और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शुड बी मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशंस एंड इवेल्युएशन। ठीक है, ये भी इनकी रिकमेंडेशन थी। और ये भी कहा गया कि एनसीईआरटी क्या करेगा, सेमिनार्स कंडक्ट करवाएंगे इसके रिलेटेड, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो भी सेमिनार्स होंगे उनकी हेल्प से भी फिर ये सुधार टाइम टू टाइम कर दिया जाएगा। मेनली तो यही था जो बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से था। अब थोड़ा सा ना इवेल्युएशन को भी समझ लो कि क्या था। इवेल्युएशन में सीसीई के ऊपर इन्होंने जोर दिया था, ज्यादा इन्होंने मेमोरी पे ध्यान नहीं दिया कि रटना नहीं है बच्चों को, और जो एग्जामिनेशन है उसको सुचारू रूप से चलाना है, अच्छे से चल पाए वो। और इवेल्युएशन में ध्यान ये रखना है आपने कि इसमें अध्यापक, विद्यार्थी और पेरेंट्स जो हैं वो भी इसका यूज कर सकें। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ठीक है, पेरेंट्स फीडबैक, स्टूडेंट, ये सारी चीजें आपने जब पढ़ी होंगी तो अब यहाँ पर आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से इनका यूज हम कर सकते हैं। और अंकों के स्थान पर ग्रेड का उपयोग करना। अब थोड़ा इवेल्युएशन को अगर मैं ब्रीफ में बताऊं, फिर से वही चीजें आएंगी तो कंक्लूड करने की फॉर्म में ही इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, प्राइमरी लेवल पे न्यूनतम स्तर की मैंने बात की थी कि न्यूनतम स्तर ध्यान में रखना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए तरीका जिस भी तरीके से आप इवेल्युएट कर रहे हैं। और इसमें टीचर क्या करेगा, टीचर जो है वो उसको किसी तरह की डिफिकल्टी फील नहीं होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूज करना है। और सेकेंडरी स्टेज पे अगर हम बात करते हैं तो पाठ्यक्रम विषयों में उपलब्धि के स्तर का विशिष्टीकरण, सतत और व्यापक मूल्यांकन की वही योजना यूज करनी है। सेकेंडरी स्तर पे कैसे करते हैं आपको पता है, स्कूल लेवल पे इवेल्युएशन किस तरीके से होती है वो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया को उसमें इवेल्युएट करते हैं। तो इस तरीके से सीसीई की हेल्प से ही आप उसको इवेल्युएट कर पाएंगे आसानी से। हायर एजुकेशन में सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था, होगा नहीं, ये रिकमेंडेशन है उनकी। ठीक है, रिकमेंडेशन के बाद जब हो जाएगा तो उसकी हम बात करते हैं। और क्रेडिट सिस्टम, और उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होनी चाहिए, किसी एक ही एबिलिटी को नहीं मापना है, सारी की सारी उसकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेट हैं उनको सबको मापना है। और हायर एजुकेशन और टेक्निकल जो एजुकेशन है, प्रोफेशनल जो स्टेज है उसकी इवेल्युएशन भी अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। ऑल इंडिया टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत और तकनीकी पाठ्यक्रम जो बनाया गया उसकी इवेल्युएशन होनी चाहिए। जितने भी स्टेजेस हैं तो उनको देखो, उनको इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवेल्युएशन क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या इम्पॉर्टेंट एक आप ऐसे बोल सकते हो माध्यम है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कितना बच्चे में चेंज आया है और किस तरीके से हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां रह रही हैं। असेसमेंट के थ्रू हमें ये चीजें पता चलती हैं। तो एग्जामिनेशन और असेसमेंट इंपॉर्टेंट है,
इसीलिए ध्यान में रखना चाहिए कि आज के टाइम में हमें कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है, उस चीज को ध्यान में रख के ही एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं और कुछ चीजें जो गलत है उनको रिमूव भी करते हैं। ठीक है, तो यही था टोटल जो आज हमने पढ़ा एनपीई के बारे में, जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी किसके बारे में, एग्जामिनेशंस एंड असेसमेंट के बारे में, कि एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए स्कूल के जो प्राइमरी लेवल टू हायर लेवल तक, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन जो भी एजुकेशन है वो वहां पर किस तरीके से एग्जामिनेशन होनी चाहिए, उसमें स्कूल का क्या रोल है, एनसीईआरटी के बारे में भी बात की गई, और साथ में इवेल्युएशन किस तरीके की होनी चाहिए, ध्यान में आपने ये रख लेना है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।